अपना चरित्र बनाया था, वैसे ही आप भी आज के समय में बालिकाओं को वही कार्य सिखा रही हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और हम आपके मुंह शुरुआत से लेके अंत तक पूरी कहानी महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर प्लीज जी सादर आमंत्रित। समस्त आदरणीय भगिनियों तथा बंधुगण को मेरा विनम्र प्रणाम। मुझे आज यहाँ जैसे कि मैंने कहा कि कल है पुण्यतिथि उनकी लक्ष्मीबाई की, और आज जो इस पुण्यतिथि पे हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए और मुझे आपने आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज वार्ता ऐसे व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जिसके लिए मेरे अनुमानों की गति कभी मंद नहीं हो सकती है। झांसी की रानी दिवंगत लक्ष्मीबाई जी के बलिदान के दिवस पर उनके पुण्य स्मरण से मैं स्वयं को कृतार्थ मानती हूँ। एक ऐसा चरित्र जिसके पूर्ण तथ्यात्मक चित्रण के लिए मानव सभ्यता को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। आप देखेंगे कि वो उस समय उस जमाने में बुद्धि, शक्ति और मातृत्व की ऐसी प्रतिमूर्ति थी जिसकी कल्पना आज हम करते हैं। मात्र 3 दशक के जीवन में, 3 दशक इसलिए कि 29 साल की उम्र में उनकी देहांत हो गया था। मात्र 3 दशक के जीवन में असंख्य घटनाक्रम, और उस असंख्य घटनाक्रम में प्रत्येक से आबद्ध प्रेरणादायी स्मृतियां हम मानव सभ्यता को अतीत का अनुपम उपहार है। आप देखेंगे अगर अच्छी तरह एक हम उनकी मणिकर्णिका तांबे से लेकर मनु, छबीली और लक्ष्मीबाई तक की अगर हम उनकी जीवन यात्रा को वर्तमान संदर्भ में ना हम जोड़ें उसे, तो हमें ऐसा लगेगा कि नारी जगत के लिए किसी जीवन शैली की तरह इसे अंगीकार किया जाना चाहिए। आज हम बात करते हैं नारी शक्ति की, तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो जीवन यात्रा है उनको हम आज के हिसाब से, वर्तमान संदर्भों के हिसाब से हमें अपने जीवन शैली में अंगीकार करना चाहिए। मेरे मत में मनु स्त्री के मातृ शक्ति, विद्या एवं बुद्धि आदि स्वरूपों की सशक्त मानवीय प्रतिनिधि है। थोड़ी देर पहले जब ये सेशन शुरू नहीं हुआ था तो हम बात कर रहे थे कि हम नारी हर बुद्धि की और शक्ति की और विद्या की देवी हैं। तो आप देखिए ये महारानी लक्ष्मीबाई इस परिप्रेक्ष्य में उस पर कितनी सही उतरती हैं। उन्होंने अपने 4 महीने की आयु वाले दूध मुहे बच्चे का प्राणांत देखा। 11 वर्ष के कहना चाहिए क्षणिक दाम्पत्य जीवन का सुख उनके भाग्य में रहा। बावजूद उसके उनकी ममता, सतीत्व दोनों में से किसी भी पक्ष को उन्होंने भावनात्मक रुग्णता अथवा वैचारिक शिथिलता के रूप में स्वयं को किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं होने दिया, न प्रभावित करने दिया। जब हमारे ऊपर एक छोटी सी मुसीबत आती है तो हम निशक्त हो जाते हैं। हम कहते हैं कि अवसाद में घिर गए, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, इतनी बड़ी विडंबना हो गई। तो आप देखेंगे उनके 4 महीने के दूध मुहे बच्चे का देहांत हो या 11 साल का उनका एक छोटा सा दाम्पत्य जीवन हो, ये दोनों तरह की चीजों को लेकर उन्होंने कभी अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को, अपने कॉन्फिडेंस को, बुद्धिमत्ता को, किसी चीज को उन्होंने कम नहीं होने दिया। उन्होंने दत्तक पुत्र के सम्मान हेतु, मात्र एवं उसकी रक्षा हेतु शक्ति का रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने दत्तक पुत्र की रक्षा कैसे की। बरतानी जनरल ह्यूरोस जब लिखता है कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय थी, तब इस तथ्य स्वयमेव स्थापित हो जाता है कि इस दिवंगत वीरांगना ने देवी के विद्या एवं बुद्धि वाले स्वरूप को भी अपने जीवन में अंगीकार कर क्रियान्वित किया था। यदि यही ह्यूरोज झांसी की रानी को विद्रोही नेताओं में सर्वाधिक खतरनाक निरूपित करते हैं, तो यह देवी के उस चंडी स्वरूप का ही प्रतिनिधित्व करता है जो असुरों के संहार का माध्यम बनता है। वस्तुतः
रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र, कार्यशैली एवं विचार श्रृंखला का वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित अध्ययन आज की महती आवश्यकता बन चुका है। दरअसल होता क्या है कि जब हम कोई सेशन लेते हैं, हम किसी के बारे में चर्चा करते हैं। अभी हमने जीजाबाई के बारे में चर्चा किया, हमने एक उनके बारे में चर्चा करी, मैंने सुना, आपने सुना और लोगों ने सुना, और उसके बाद ये सेशन खत्म हो गया। शायद हम उसके आगे जाके एक अध्ययन के स्वरूप में उस चीज को, उस विचार को अपने अंदर उतारते नहीं है। मैं इसलिए कहती हूँ कि जो उनका जो कार्यशैली थी, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो थॉट प्रोसेस था, उसका एक उस श्रृंखला का वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित हमें एक अध्ययन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बहुधा क्या करते हैं कि महान चरित्रों के संगोपांग उल्लेखन को मात्र कही सुनी एवं बताई गई बातों पे आधारित रखते हैं। गूगल से देख लिया, किताबों में पढ़ लिया या किसी से सुन लिया, किंतु उनके निरपेक्ष एवं गहन अध्ययन के प्रति हमारा विशेष आग्रह रह ही नहीं पाता है। रानी लक्ष्मीबाई जैसे चरित्र के सबल एवं सार्थक अनुसरण के लिए इसी वैचारिक जड़ता को त्यागना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। क्यों श्रेयस्कर होगा? यहां मैं एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रखने की आप सबसे अनुमति चाहती हूं, आप सबकी अनुमति के आकांक्षी हूं कि जीवित शरीर की गतिविधियों में मस्तिष्क एवं हृदय के बीच रसायन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात हम सब जानते हैं। रानी ने इस रसायन का बहुत संतुलित एवं सफल प्रयोग किया। आज इस कंप्यूटर युग में, आज इस कहना चाहिए वैज्ञानिक युग में हम इस रसायन की बात करते हैं, हम इसके प्रयोगों की बात करते हैं। उन्होंने उस वक्त माँ एवं पत्नी के रूप में मिले जीवन के खुरदुरे अनुभवों को अपनी शक्ति के रूप में परिवर्तित किया। और जब हमारे साथ जब कोई खुरदुरा अनुभव होता है तो हम अगर उसको शक्ति के रूप में और उभर कर आने के रूप में अगर उसको परिवर्तित कर पाए तो हम जीत गए, तो हम शक्ति स्वरूप हैं। अंग्रेजों सहित ओरछा एवं दतिया के राजाओं के आक्रमण के विरुद्ध जब उन्होंने सफल रणनीति का संचालन किया, दत्तक पुत्र पर चलाए गए विधिक प्रकरणों को पूरी सामर्थ्य के साथ सामना किया, तो उन्होंने क्या दिखाया हमें, क्या बताया हमें कि बुरे अनुभवों से हम और निखर कर बाहर आ सकते हैं। झांसी के छिन जाने की स्थिति में जैसे उन्होंने तात्या टोपे जी के पास तत्काल सहयोग के लिए कालपी जाकर तात्या टोपे जी से मिली, राखी बेचकर बाजीराव के पुत्र शमशेर बाजीराव से राखी भेजकर उनसे जब मदद मांगी, ये सब उनकी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है। इससे पूर्व जब झांसी के युद्ध संबंधी प्रशिक्षण में जन सामान्य को जोड़ने का कार्य, महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देने का कार्य किया, जो आज हम करने की बात करते हैं कि महिलाओं को हमें विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए, ये बात उन्होंने तब की। अपनी हुबहू शक्ल वाली जब झलकारी बाई को उन्होंने सामने खड़ा किया, जिसे हम ड्यूपिंग कहते हैं, तो ड्यूपिंग वर्ड आज आया, उस वक्त उन्होंने वो करके दिखाया। रानी लक्ष्मीबाई ने यह सब असंभव के विरुद्ध जाते हुए किया। वह जानती थी कि अंग्रेजों से सदैव विजय नहीं पाई जा सकती है, किंतु उन्होंने अपनी प्रजा को इस संघर्ष से प्रत्यक्ष रूप से आबद्ध करा। आज जब देश में कोई विपरीत परिस्थिति आती है, विपरीत काल आता है, तो हम कहते हैं कि मासेस को जोड़ा जाना चाहिए। कहते हैं ना कि पब्लिक को साथ में जोड़ें, जनता भी तो समझे कि क्या हो रहा है। जब जनता जुड़ती है तो एक बहुत बड़े मुसीबत से, जैसे आज कोरोना की मुसीबत से जनता जुड़ रही है, तो हम उससे निजात पा रहे हैं। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहनने की बात हो, घर में बैठने की बात हो, लॉकडाउन की बात हो, क्वारंटाइन की बात हो, ये सब हमने कैसे किया? हमने जनता को इस वैचारिकता से जोड़ा, विचार से जोड़ा। तो उस वक्त उन्होंने प्रजा को इस संघर्ष से प्रत्यक्ष रूप से आबद्ध किया। इस तथ्य का इस आलोक में अध्ययन किया जाना चाहिए। किस तरह रानी ने ऐसा करके अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तब राजे रजवाड़ों के क्रोध का संचरण जनमानस तक कर दिया। जनमानस को भी तो पता चला कि हम रानी क्या देख रही थी, क्या झेल रही थी, किसके खिलाफ जाकर अपने जनमानस को बचाने की कोशिश कर रही थी। हम ये मानते हैं, हम सब मानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता
संग्राम निश्चित ही कतिपय कारणों से असफल रहा, किंतु रानी का यह प्रयोग लोगों के भीतर अंग्रेजों से संघर्ष का आत्मविश्वास जगा गया। हमें लगता है कि एक चींटी हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब चींटी करने पे उतर आती है तो और चींटियों में एक आत्मविश्वास जग जाता है। जनशक्ति के ऐसे प्रयोगों की लक्ष्मीबाई की अवधारणा का विश्लेषण किया जाना चाहिए। मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है, एक अनुरोध है कि हम इसके विश्लेषण पर काम करें, क्योंकि उन्होंने अपराजय के विरुद्ध देशी शासकों को पराजित मानसिकता के समय में भी अंग्रेजों के विरोध को जन आंदोलन की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी बात। कहते हैं कि बल, बुद्धि, विद्या एवं रूप का समन्वय बहुत दुर्लभ संयोग है। हम कहते हैं जिसके पास बल होता है वो बुद्धि से कमजोर होता है। हम ये कहते हैं कि रूप होता है तो भाग्य नहीं होता। इस तरीके की बातें हम कहते हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई इन सबका अपवाद रही। प्रतिकूल परिस्थितियों एवं शत्रुओं का पूरे बल प्रयोग से सामना करना, ग्वालियर के दुर्ग पर नियंत्रण की बात हो या तात्या टोपे के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाने की युक्ति हो, लक्ष्मीबाई ने दोनों ही जगह बुद्धिमत्ता का अपरम परिचय दिया। जैसे मैंने पहले कहा कि झलकारी बाई जैसे अपने जैसे दिखने वाली सहायिका को अग्रणी पंक्ति में रखकर उन्होंने समझ का उपयोग किया। वो विद्याजनित थी, विद्या नहीं होती तो वो ये बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। यानी रानी लक्ष्मीबाई का उस समय मानवीय स्वभाव की सीमाओं का अपनी क्षमता से अतिक्रमण कर चुकी थी। सीमाएं नहीं थी, वो सीमाओं का अतिक्रमण कर चुकी थी मानवीय स्वभाव का। मतलब एक कहना चाहिए बहुत ही अति बुद्धिमान व्यक्तित्व। जिस समय व्यक्तित्व विकास के न्यूनतम संस्थान उपलब्ध थे, आज ठीक है कंप्यूटर इंसाइक्लोपीडिया की बात करते हैं, उस वक्त तो ये सब दूर, एक आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणाओं का भी कहीं अस्तित्व नहीं था। किताबें जिसे हम कहते हैं कि विद्या जिससे मिल सकती थी, समझ जिससे मिल सकती थी, वो भी बहुत सीमित संसाधन था। इन सबके उपरांत रानी ने जिस तरह स्वयं का सर्वांगीण विकास किया, ओवरऑल डेवलपमेंट, यदि उसके तरीकों को आज के आधुनिक संसाधनों को लेकर या साथ लेकर आगे बढ़ा जाए तो मानव जीवन एक मानवीय मूल्यों के संवर्धन की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अतः मेरी दृढ़ मान्यता है कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन क्रम को लेकर हमें गहन अत्याधुनिक सोच के साथ विशद अध्ययन किया जाना चाहिए। आप सब अगर मेरा साथ दें तो मैं चाहूंगी कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। हम इस सेशन के बाद भी अध्ययन करके कि किस तरीके से उस समय सीमित संसाधनों से रानी लक्ष्मीबाई ने एक बहुत बड़ा काम किया। हम सब मातृशक्ति उस पर काम करने की कोशिश करें। मैं अब आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और इसी बात को लेकर मैं अपनी बातचीत यहीं खत्म करना चाहूंगी। धन्यवाद।